अब हमारे एग्रीकल्चर वाले एक बात पर मुतमईन है कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जब बारिश होगी तो टिका के होगी या नहीं होगी तो नहीं होगी। अब जब टिका कर होगी तो उस वक्त फसल को जो नुकसान, पिछले साल तिल की फसल बर्बाद हो गई इसलिए कि बारिशें ज़्यादा हो गई थी। पिछले साल कैस्टर बीन की फसल बर्बाद हुई है। पिछले साल गवारे की फसल बर्बाद हुई और उसकी एक रीज़न थी और वो ये थी कि पानी बहुत ज़्यादा आ गया, लोग निकाल नहीं सके और उसके नतीजे में ह्यूमिडिटी बढ़ी। ह्यूमिडिटी की वजह से फंगस बढ़ी और उसके नतीजे के अंदर वो बटूर बटूर टाइप कोई चीज़ बन गई। अब उसका हल उन्होंने निकाला है कि आप जो भी कुछ लगाएं बेड पर लगाएं। उस बेड सिस्टम की वजह से फ़ायदा ये होगा कि पानी वहाँ से दरमियान में से निकल जाएगा। अब सवाल ये है, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो पानी जाएगा, क्या इसको हम रिचार्ज के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए और वो जो धड़ाधड़ हमारा लेवल नीचे जा रहा है उसको ऊपर लाने के लिए ताकि महंगी बिजली ना खर्च करनी पड़े, उसका क्या इलाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उसका एक रिज़ल्ट हमने देखा है पिछले दिनों कि 13 जाने एक जगह पर टीले पर खड़े होकर दरियाए स्वात में पूरा पाकिस्तान जिनकी बचाव के लिए दुआ मांग रहा था वो पानी के अंदर बह गए और कोई उसका कुछ नहीं कर सका। अच्छा, अब ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी हर साल इस किस्म के वाक़यात आते रहते हैं और यही कैफियत दो और जगहों पर भी होती है, एक डेरा गाजी खान में और उसके बाद बलूचिस्तान में। और पूरा बलूचिस्तान पानी से भर जाता है और वो आकर खड़ा होता है दरिया सिंध के अंदर और गुर्बत का पैगाम लेकर आता है। अब यहाँ मुझे कहना पड़ेगा कि तुलसीदास ने एक शेर कहा था और वो बहुत प्यारा शेर कहा था और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये था कि करनी पड़े तो क्यों डरे और करके क्यों पछताए, करनी पड़े तो क्यों डरे करके क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। यानी कि जैसा हम काम करेंगे वैसा ही उसका रिजल्ट होगा। अगर पिछले 10 सालों से किसी ने सोचा होता कि ये जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है जिसके नतीजे में बारिशें भी ज़्यादा होंगी, ग्लेशियर भी पिघलेंगे, दरियाओं का पेट बड़ा होगा, पानी की रफ्तार तेज़ होगी, वो जो पुरानी जो हफ्ते की झड़ी ख़त्म हो जाएगी और जो कुछ बारिश होगी वो चंद घंटों में हो जाएगी और उससे ज़्यादा बारिश होगी जो पूरे हफ्ते में होती थी। तो इस पानी को किस तरह मैनेज करना है, आज का प्रोग्राम इस मामले के अंदर है। हर चीज़ तसव्वुर से शुरू होती है। तसव्वुर का मतलब है ख्वाब और ख्वाब जो लोग देखते हैं फिर उसकी ताबीर मिलती है। तो आज इस पानी को, अल्लाह ताला की नेमत को हम कैसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, दरियाए स्वात में इस किस्म का सानिया दोबारा ना हो, बल्कि उस पानी से जो बह गया है और जो लोगों को बहा कर ले गया है उसको एग्रीकल्चर के लिए और ग्राउंड रिचार्जिंग के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, डेरा गाजी खान वाले एरिया में कैसे किया जा सकता है, बलूचिस्तान के जो लकुदक्स मैदान हैं उनको हरा भरा हम कैसे कर सकते हैं, चोलिस्तान को हरा भरा कैसे कर सकते हैं। ये ज़ाहिर है ये किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही हो सकता है। तो आज मेरे मेहमान हैं और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, डॉक्टर नवीद इकबाल साहब। आप हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और वजह उसकी है कि आज का टॉपिक भी यही होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें हमें बारिशें दी हैं, हम इसका बेस्ट इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको वेलकम करते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि एक तो अब तक जो जो प्रोजेक्ट आपने किए हैं और कहाँ-कहाँ किए हैं, उसकी ज़रा बात बता दीजिएगा। और फिर मैं आखिर में असल पूछना चाहता हूँ कि मेरा फार्मर जो है, वो आपकी बातें सुनकर वो क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है कि उसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा हो, उसको पानी की कमी का एहसास भी ना हो और साथ-साथ ये जो हम पानी निकाल रहे हैं, उसकी कमी को भी वो अपने फार्म लेवल पर पूरा करें। जी, मेरा नाम डॉक्टर नवीद इकबाल है और मैं हाइड्रोलॉजिस्ट हूँ, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इमी पाकिस्तान ऑफिस लाहौर बेस्ड काम कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज इस्लामाबाद में काम कर रहा था। तो ये जो टॉपिक आज आपने सिलेक्ट किया है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।
इस हवाले से कि एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हमारे पास पानी की शायद कमी है और हम दिन ब दिन वाटर स्कैर्सिटी जैसे मसाइल में मज़ीद गिरते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के जो इंसिडेंट हैं वो तकरीबन हम हर साल या हर दूसरे साल ये सुनने को मिलता है कि फ़लाँ जगह पे कभी बलूचिस्तान में, कभी सिंध में, कभी पंजाब में, कभी केपी के अंदर, कभी रिवर सवात है, कभी दीगर हैं कि उनमें इस तरह के जो फ्लडिंग के इश्यूज़ हैं और हमारे इवन शहरों के अंदर अर्बन फ्लडिंग के इश्यूज़ हैं, तो उनसे हम दो-चार होते हैं। तो ना सिर्फ़ हमारा ये कीमती पानी जो फ्रेश वाटर होता है वो इन फ्लडिंग इवेंट के अंदर जो है वो ना सिर्फ़ ज़ाया होता है, बल्कि उससे बहुत सारा हमें जानी, माली और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है, हमारी फसलों को भी नुकसान होता है। तो ये हर हवाले से नुकसान वाला ही मामला है। लेकिन अब देखना ये है कि इस पानी को जो हमारे पास ये मानसून के अंदर 3 से 4 महीनों के अंदर मोस्टली 70-80% हमारे पास पानी मौजूद होता है, इसको हम कैसे अच्छे अंदाज़ के साथ नुकसान से बचते हुए फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें ना तो जैसे मैंने बताया कि 70-80% ये हमारे पास पानी है अवेलेबल होता है मानसून के 3 से 4 महीनों के अंदर। तो ये अच्छा खासा वॉल्यूम ऑफ वाटर है कि जिसको हम अगर तो स्टोर कर लें तो ये सारा साल हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम इसको ज़ेरे ज़मीन रिचार्ज कर लें तो तब भी जब हमें इसकी ज़रूरत हो तो हम अपने ट्यूबवेल्स के ज़रिए हम अपने घर के अंदर जो पंप्स हैं उनके ज़रिए अपने पीने की भी और जो ज़राअत के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम अच्छे अंदाज के अंदर इसको पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं या काबिल इस्तेमाल ला सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, अब बात जहाँ तक ये वाली है कि ये मुमकिन कैसे हो सकता है, इसके लिए कोई बहुत मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। हमें सिर्फ़ करना ये है कि अपने हर एक स्केल के ऊपर, हर एक लेवल के ऊपर हमें क्या करना है, चाहे हम आम शहरी हैं, चाहे हम किसान हैं, चाहे हम गवर्नमेंट के डिफरेंट इदारों से हमारा ताल्लुक है या हम उस हवाले से पानी से मुतल्लिका जो है वो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो वाली स्टेज है। तो हमें करना क्या है, हमें हर लेवल के ऊपर पानी को बचाना है और उसका मुनसिफ़ाना इस्तेमाल करना है, जिसको हम जुडिशियस यूज़ भी कहते हैं और जिसको हम एफ़िशिएंट यूज़ भी कहते हैं, कि जब और जहाँ हमें जितने पानी की ज़रूरत है, उतना हम इस्तेमाल करें और फिर इसको जहाँ पे जितना पानी अवेलेबल है उसको हम कंज़र्व भी करें। अब कंज़र्व हमने कैसे करना है? कंज़र्व करने के लिए ये बात है कि पानी को ओवरऑल 2 बड़े तरीकों से हम कंज़र्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम सरफ़ेस के ऊपर इसको कंज़र्व कर लें, स्टोर कर लें। जैसे हमारे पास पॉन्ड्स होते हैं, तालाब्स होते हैं, झीलें होती हैं, ठीक है? इसी तरह से छोटे, दरमियाने, बड़े डैम्स हैं, स्मॉल, मीडियम, बिग डैम्स हैं। तो उनके अंदर हम इनको स्टोर कर लें, कंज़र्व कर लें और अगर हम हाउस होल्ड लेवल पे भी बात करें तो जब बारिश होती है तो हमारे पास जो छतों का पानी है तो वो कंपैरेटिवली उतना भी साफ़-सुथरा है और काफ़ी पानी होता है जो हमारे परनालों के ज़रिए घरों से बाहर निकलता है, ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा बनता है। फिर वो ड्रेनेज के अपने मसाइल हैं सारे, तो उनको उस लेवल पे भी हम अगर उसको स्टोरेज टैंक के ज़रिए उसको कंज़र्व कर लें, स्टोर कर लें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं घरेलू इस्तेमाल के लिए, जैसे पौधों को पानी देने के लिए, जैसे कार वॉशिंग के लिए, ठीक है? और उसी तरह से हम इसको जो है वो बेसिन लेवल के ऊपर छोटे, दरमियाने, बड़े डैम बना के कर सकते हैं। फार्मर्स जो हैं, ज़मींदार जो हैं, हम अपने एग्रीकल्चर फ़ील्ड्स जो हैं, वहाँ पे फार्म स्केल के ऊपर क्या कर सकते हैं कि इसी तरह से छोटे-छोटे हम अगर पॉन्ड बना लें, जहाँ पे भी जो भी पानी अवेलेबल है और जहाँ पे भी जिस तरह से भी हम इसको कंज़र्व कर सकते हैं, तो अगर हम उनके अंदर स्टोर कर लें, ये वाला बारिश वाला पानी, जैसे अगर हम देखें अपने देहातों के अंदर तो क्या होता है कि जब बारिश होती है तो उस वक़्त ना सिर्फ़ वो जो गाँव के अंदर सारा पेव्ड एरिया से घरों से वो रन ऑफ जनरेट होता है, वो पानी भी अवेलेबल होता है और दूसरा उस वक़्त कैनाल वाटर जो हमारे पास होता है, जो हमारे खालों के अंदर पानी अवेलेबल होता है, तो पर्टिकुलरली उस दिन जिस दिन बारिश हो रही है और अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो उस टाइम फसलों को भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत उसकी नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो जो पानी नॉर्मली वो अब एक खाल अगर उस विलेज के दरमियान से गुज़र रहा है, तो वो जो इरिगेशन कैनाल वाटर है वो भी और जो उस पिंड से
से गाँव से जनरेट हुआ है रन ऑफ, वो भी उसी में जा रहा होता है। वो भी अच्छा खासा वॉल्यूम ऑफ वाटर है, उसको भी हम कम्युनिटी पॉन्ड, जैसे पहले हमारे गाँव के अंदर तालाब होते थे, जोड़ होते थे, जिनमें जानवर भी हमारे उसको पानी पीने के लिए यूज़ करते थे, तो उस तरह का था। वो क्या था कि उस वक़्त ड्रेनेज के भी इश्यूज़ नहीं होते थे, वो सारा पानी एक वो लो एलिवेशन जहाँ लो लाइंग एरियाज़ होते थे, वहाँ पे ही वो जोड़ तालाब होते थे और उनमें इकट्ठा होता था, और वहाँ से वो कुछ ना कुछ रिचार्ज भी होता था, ज़ेरे ज़मीन पानी के अंदर जाता था, और बाकी हमें वो एक फैसिलिटी देता था कि वहाँ पे लाइवस्टॉक भी यूज़ करती थी उसे, भैंसें भी पानी पीती थी, बाकी भी रिक्वायरमेंट, तो वो इस तरह की चीज़ें। तो इसी तरह से हमें वो बेसन लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, जैसे हमारे अपर एरियाज़ हैं जहाँ पे वो रिचार्ज हो सकते हैं। जैसे हम स्वात रिवर की बात कर रहे हैं, तो उससे ऊपर जो केपी के अंदर सारा हमारा वाटरशेड है, जहाँ से हमारा सारा बारिशें जब होती हैं तो पानी वो रन ऑफ बनता है, फिर दरियाओं, नदी नालों में आता है, तो वहाँ पे उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसी इंटरवेंशंस और काम करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे हम मैक्सिमम पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको मुख्तलिफ जो है वो हम वहाँ पे तरीकों के साथ उसको ज़ेरे ज़मीन भी ले जाएँ, और सॉइल के अंदर भी अगर हम मैक्सिमम पानी को कंज़र्व कर लेते हैं, तो वो सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज़ होगा और उससे भी हमें फ़ायदा होगा। तो चाहे जैसे पहले ये चेक डैम वगैरह बन रहे थे, उस तरह से हम उसको कर सकते हैं। छोटे-छोटे तालाब हैं, झीलें हैं, ठीक है? इसी तरह से गैबियन स्ट्रक्चर्स हैं, जो ना सिर्फ़ वो हमारी पानी की रफ़्तार को छोटी नदियों में, नालों में रोकते हैं, और फिर वो स्लो डाउन हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो अगर वो बड़े नालों का हिस्सा बनता है, तो वो उससे क्या होता है कि इस तरह की हादसात से हम बच जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम उसको प्लेन एरियाज़ के अंदर देखते हैं, तो स्टोरेज हम कर सकते हैं सरफेस के ऊपर। इसी तरह से नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की जो बात है कि हम मुख्तलिफ कुदरती तौर पर अवेलेबल तरीकों से उसको तालाबों में, झीलों के अंदर स्टोर करके, और जहाँ से पॉसिबल है रिचार्ज भी हो सकता है, या उसको फर्दर हम थोड़ी-सी इंटरवेंशंस उसके साथ करके, तो रिचार्ज जो है, रिचार्ज वेल्स हैं, उनके थ्रू हम उसके रिचार्ज को बढ़ा सकते हैं। और फार्मर्स फील्ड के ऊपर अगर हम बना लें, पॉन्ड्स बना लें, और जिस तरह से पहले वो तालाब होते थे, उनको अगर रिहैबिलिटेट कर लें, तो उनके अंदर भी स्टोरेज होगी, वो भी फ़ायदेमंद होगी। और अगर जहाँ पे जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, उनके पास अगर ज़मीन का कुछ हिस्सा अवेलेबल है, और वहाँ पे पानी भी अवेलेबल है, और इस तरह से मानसून के अंदर वो जो सरप्लस वाटर हो जाता है, एक्स्ट्रा पानी हो जाता है, उसको अगर वो स्टोर कर लें, तो ना सिर्फ़ वो उसको अपनी फसलों को पानी देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी साइड पे उनको बोर नहीं चलाना पड़ेगा, या वो उस पानी को अपने जहाँ से बोर लगाया हुआ है उसके साथ अगर रिचार्ज वेल बना के, तो सरप्लस पानी को दोबारा से ज़ेरे ज़मीन भेज दें, तो वो फ़ायदेमंद होगा कि जो लेवल हमारा ज़ेरे ज़मीन पानी का नीचे जा रहा है, वो फिर ग्रेजुअली ऊपर आना शुरू हो जाएगा। साहब थैंक यू वेरी मच, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली यही चीज़ मैं आपसे सुनना चाहता था। डॉक्टर साहब, मैंने ज़िंदगी के 7 साल जो हैं फैसलाबाद में गुजारे हैं। मैंने देखा है कि वो नहर जो जाती है, उस नहर के अलावा दाएँ-बाएँ पानी जो है वो नीचे कड़वा था। अब ये 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, और वो पानी जो है मुसलसल सीपेज के ज़रिए वो नीचे जा रहा है। अब अगर आप देखें, उस नहर के दाएँ तरफ और बाएँ तरफ 70 फुट तक पानी जो है वो आपको मिल जाएगा, जो पानी मीठा होगा। और पहले, आज से 20 साल पहले किसी ने वहाँ मोटरें नहीं देखी थीं। अब नहर के किनारे शहर के ऊपर मोटरें लगी हुई हैं, और लोगों ने अल्लाह के नाम पर लगाई हुई हैं कि लोग ले जाएँ, वहाँ से लोग भरते हैं और जाके शहर में बेचते हैं पानी। अब ये मुसलसल पानी का वो सीपेज है जिसने उस लेवल को ऊपर किया है। अब मेरा असल कहने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है, अगर आप इजाज़त दें। और वो शेर है कि तू के नादां चंद फूलों पर तिनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंग ये दामा भी है। 1947 में जब पाकिस्तान बना, किसी का बाप नहीं सोच सकता था कि सोलर एनर्जी के लिए बिजली अवेलेबल होगी। आज घर घर और तमाम ट्यूबवेल आज वो बिजली की बजाय सोलर पर चल रहे हैं, और उन्होंने वो मसला हल कर दिया, महंगी बिजली वाला। तो इसी तरीके से ये जो पानी नीचे जा रहा है, वहाँ पर कोई आदमी सोच नहीं सकता था कि मीठा पानी इस तरीके से अवेलेबल होगा। अब हमारे एग्रीकल्चर वाले एक बात पर मुतमईन है कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जब बारिश होगी तो टिका के होगी, या नहीं होगी तो नहीं होगी। अब जब टिका कर होगी, तो उस वक्त फसल को जो नुकसान, पिछले साल तिल की फसल बर्बाद हो गई इसलिए कि बारिशें ज़्यादा हो गई थी। पिछले साल कैस्टर बीन की फसल बर्बाद हुई है। पिछले साल गवारे की फसल बर्बाद हुई, और उसकी एक रीज़न थी, और वो ये थी कि पानी बहुत ज़्यादा आ गया, लोग निकाल नहीं सके,
और उसके नतीजे में ह्यूमिडिटी बढ़ी, ह्यूमिडिटी की वजह से फंगस बढ़ी और उसके नतीजे के अंदर वो बटूर टाइप कोई चीज़ बन गई। अब उसका हल उन्होंने निकाला है कि आप जो भी कुछ लगाएँ बेड पर लगाएँ, उस बेड सिस्टम की वजह से फ़ायदा ये होगा कि पानी वहाँ से दरमियान में से निकल जाएगा। अब सवाल ये है, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो पानी जाएगा, क्या इसको हम रिचार्ज के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए और वो जो धड़ाधड़ हमारा लेवल नीचे जा रहा है उसको ऊपर लाने के लिए ताकि महंगी बिजली ना खर्च करनी पड़े, उसका क्या इलाज है? जी, ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया जी। इस हवाले से देखें 2 चीज़ें हैं, 2 हवाले से इस बात को हम कर सकते हैं। एक ये है कि ये जो रवायती हमारा तरीका है इरिगेशन है, आपाशी है, जो जिसको हम फ्लड इरिगेशन कहते हैं। तो इसमें एक तो ये है कि पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाहिर है हमने 2-3 इंच जो है वो फ़ील्ड के अंदर पॉन्डिंग करवानी होती है और वो मतलब जब उसको हम देते हैं तो 2 से 3 इंच पानी रिक्वायर्ड होता है सारे फ़ील्ड को इरिगेट करने के लिए। और उसके हवाले से ज़ाहिर है हमारा जो नहरी पानी है वो वैसे ही उसकी किल्लत हमें होती है, तो वो फिर हम जो ज़रूरत होती है वो ग्राउंड वाटर से मैनेज कर रहे होते हैं, ट्यूबवेल्स चलते हैं और वो धड़ाधड़ पंपिंग होती है। और इवन ये ख़रीफ़ वाले सीज़न के अंदर तो और ज़्यादा जब राइस लगता है तो इस तरह से ये रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तरफ तो ये है कि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा हम पानी दे रहे होते हैं, ये जो फ्लड इरिगेशन सिस्टम है, फसलों को एक्चुअली उतना चाहिए ही नहीं होता कि हम वो 3, 4, 5 गुना तक जो है वो ज़्यादा पानी लगा रहे होते हैं, जिसका कोई अल्टीमेटली फ़ायदा नहीं होता। ये जो हम ज़्यादा पानी लगाते हैं तो ये उल्टा फसलों के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि जब हम ज़्यादा पानी लगाएँगे तो एक तो ये रिस्क इन्वॉल्व होता है कि जब भी आंधी चलेगी, हवा चलेगी तो उनके लॉज करने का, गिरने का खतरा होता है। और ज़ाहिर-सी बात है जब वो फसल हमारी गिरेगी, लॉजिंग होगी तो डेफ़िनेटली वो पैदावार पे असर उसका पड़ता है। और दूसरा ये है कि जब हम ज़्यादा पानी देते हैं, ओवर इरिगेट करते हैं, जैसे फ्लड इरिगेशन के केस में होता है, तो उसमें हमारे जो बहुत कीमती दोनों हवालों से, इम्पोर्टेंस के हवाले से भी और प्राइस के हवाले से भी, जो हम इतना महँगा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल उसमें कर रहे होते हैं, तो वो जो फसल को चाहिए होता है वो ओवर इरिगेशन की वजह से रूट ज़ोन से नीचे चला जाता है, लीचिंग की वजह से। अब होता क्या है कि अगर हम एक बैग उसमें यूरिया का डाल रहे हैं तो वो डेफ़िनेटली फसल को तो उतना मिल ही नहीं रहा, वो ओवर इरिगेशन की वजह से नीचे चला गया है आधे से ज़्यादा, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो एक एस्पेक्ट तो इसका ये वाला है। तो इसका मतलब ये है कि हमें फ्लड इरिगेशन को छोड़कर तो जो ज़्यादा एफ़िशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेज़ हैं उन पे मूव करना चाहिए, स्विच करना चाहिए, उस पे जाना चाहिए। अब उसमें क्या है, बिल्कुल आपने सही इसमें फ़रमाया है कि बेड एंड फरो हमारे पास मेथड है कि हम वो जो हैं बंद हैं उनके ऊपर हम लगाएँ, बेड्स जो हैं उनके ऊपर हम लगाएँ अपनी फसलें। और उसमें जो तजर्बात हुए हैं, मुख्तलिफ़ इदारों ने इस हवाले से जो रिसर्च की है, तजर्बात किए हैं, तो वो बिल्कुल इस हक़ में हैं, फ़ेवर में हैं कि हमें बेड एंड फरो मेथड जो है वो यूज़ करना चाहिए। उसमें ना सिर्फ़ पानी की बचत होती है और दूसरा ये है कि उसमें ये जो लीचिंग है और जो ये ओवर यूज़ है उससे भी हम बच जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हमारे कम उसमें ज़ाया होते हैं। और दूसरा पानी जब हम कम देंगे, लगाएँगे ही कम, ज़रूरत कम है, तो उसमें क्या होगा कि हमारा काफ़ी सारा जो इनपुट कॉस्ट है, जो पानी की इसमें होती है, जो हम डीज़ल इस्तेमाल करते हैं, बिजली का बिल है या दीगर, वो कम हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ के, ठीक है हम बेड एंड फरो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो हमारा सरप्लस पानी या उसमें बारिश के दौरान वो आता है, तो ज़ाहिर है जो बेड एंड फरोज़ जो हैं उनके अंदर जो पानी हमारे पास होता है तो वो ईज़िली ड्रेन आउट हो जाता है। अब वो पानी जाएगा किधर? तो उस पानी को हम अच्छे तरीके के साथ जो है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बेड एंड फरो में आपके पास अच्छा ड्रेनेज अवेलेबल है। देखना सिर्फ हमें ये है उसमें कि हमारे उस जितनी भी किसान के पास ज़मीन है अवेलेबल, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जो भी है, और उसका सबसे नीचे वाली ज़मीन का हिस्सा कौन-सा है, जहाँ पे नेचुरली उसका ड्रेन है, तो वो अगर वहाँ पे एक रिचार्ज वेल लगा ले, और इधर पंजाब और सिंध में तो कोई हमें बहुत ज़्यादा गहरा वो ड्रिल भी नहीं करना पड़ता। जैसे मोस्टली हमें जो है वो 30, 40, 50, 60 फुट पे पानी मिल जाता है, तो इसमें हमने इस केस के अंदर पानी से जो वाटर लेवल है उससे ऊपर रहना होता है। बेसिकली हमें सिर्फ़ उतनी ड्रिलिंग करनी होती है कि ऊपर जो क्ले वाला ज़ोन है, जो इम्परवियस स्ट्रैटा है, जो पानी को नेचुरली इन्फिल्ट्रेट नहीं होने देता, उसको जस्ट बाईपास कर
करना है ड्रिल बोर करके। तो अगर हमारा सपोज़ करें 50 फुट पे वाटर टेबल है और हमें इस ऊपर क्ले की लेयर जो है वो 20 फुट है और 21 फुट से हमारा ऑनवर्ड रेत की लेयर शुरू हो गई है, तो बेसिकली हमें 10 फुट का मार्जिन दे के तो 30 फुट तक सिर्फ बोर ड्रिल करना है कि 10 फुट हमारा बोर जो है वो रेत के अंदर आ जाए। तो उससे क्या होगा कि 30 फुट की अगर हमने ड्रिलिंग करनी है पंजाब के केस में या उस तरह से, तो ये ज़्यादा कोई इस पे कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। लेकिन उससे होगा क्या कि वो हमारा जो पानी बेड एंड फरो में वो ड्रेनेज वाला वो सरप्लस हुआ या बारिशों के अंदर वो हमने क्योंकि फसल अपनी बेड एंड फरो पे लगाई हुई है तो वो नेचुरली अच्छा उसको ड्रेन आउट कर देगी, वो सारा चैनलाइज होके हमारे उस फील्ड से जितना जनरेट होगा पानी, या जैसे मैंने बात की कि उस दिन अगर हमारी बारी है कैनाल वाटर वाली तो वो भी सरप्लस पानी है, तो बजाय इसके कि हम फसल को लगाएं और वो उल्टा ओवर यूज हो के लॉजिंग वाला या वो हो मसला, तो हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं अपने उस रिचार्ज वेल की तरफ। तो वो उससे क्या होगा कि वो सारा पानी हमारा जो है वो ज़ेरे ज़मीन फ़ौरन चला जाएगा, और ज़ेरे ज़मीन क्योंकि हमने वाटर टेबल से ऊपर रहे हुए हैं और हमारा 10-20 फुट का सेफ मार्जिन है, तो उससे क्या होगा कि एक तो ये है कि हम जो रिचार्ज वेल के साथ थोड़ा उसको नेचुरल स्टेटअप प्रोवाइड करेंगे कि प्राइमरी फिल्ट्रेशन हो और उसके बाद रिचार्ज वेल में पानी जाए। दूसरा ये है कि जो हमने वाटर टेबल से ऊपर 20-30 फुट का मार्जिन छोड़ा है, तो वो एक सेकेंडरी फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म देगा जो हमें नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा, और उस नेचुरल फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू पानी जो है वो निथर कर बिल्कुल साफ सुथरा होके, जैसे कुदरती तौर पर ज़ेरे ज़मीन पानी इनफिल्ट्रेट होके और वाटर लेवल का वाटर टेबल का हिस्सा बनता है, उस तरह से बन जाएगा। और उसमें जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि ये इस तरह से करने से क्योंकि फर्टिलाइज़र भी उस पानी में शामिल है या दीगर चीज़ें, तो वो क्या ज़ेरे ज़मीन पानी को मुतासर तो नहीं करेगा, उसकी क्वालिटी को तो ख़राब नहीं करेगा। तो ये अगर इस तरह से हम प्राइमरी फ़िल्ट्रेशन भी दे देते हैं, ऊपर ही उसके स्ट्रेटा डाल के, जैसे हमारे पास ये ग्रेवल्स हैं, जैसे हमारे पास सैंड है, सैंड बेस्ट नेचुरल फ़िल्टर होती है, उसमें से अगर हम उसे पास करवा लें, फिर वो रिचार्ज वेल में जाए, और रिचार्ज वेल में क्योंकि वो 30 फुट तक है हमारा और आगे 20 फुट का मज़ीद हमारे पास मार्जिन मौजूद है कि वो वाटर टेबल का हिस्सा बने, तो उस 20 फुट से उस सेकेंडरी फ़िल्ट्रेशन वाला प्रोसेस एक्टिव होगा जो एक नेचुरल फ़िल्टर के तौर पे काम करेगा, और अगेन वो सैंड से गुजरने के बाद बिल्कुल साफ सुथरा और निथर कर पानी जाएगा। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने आज मुझे एक नई बात बताई है। देखते तो हम सब हैं लेकिन सोचा कभी नहीं है, और वो ये है कि जब बारिश हो रही होती है तो उस वक्त नहर का पानी, यानी कि किसान बड़ा समझदार है, उसको पता है मेरे फील्ड को, मेरी फसल को पानी की ज़रूरत है या नहीं है, और जब वो नहर का पानी उसके हिस्से में आया हुआ होता है तो वो नहर का पानी नहीं लगाता। अब सवाल आपकी वजह से ये है कि अगर मैंने रिचार्ज वेल बनाया हुआ है तो मैं उस पानी को आगे जाने के बजाय अपने हिस्से का पानी जो है वो मैं करूँगा, इसलिए कि मैं सिर्फ अपनी ज़ात से हट के मैं कौम के लेवल पर सोचूं कि मैं अपना हिस्सा अदा कर रहा हूँ, जो मैं पानी निकाल रहा हूँ वो मैं पानी को ज़ाया नहीं कर रहा हूँ बल्कि पानी को रिज़र्व कर रहा हूँ। दूसरी बात जो है आपने फरमाई है कि एक सरफेस पॉन्ड्स, एक्चुअली ये पोठवार, चोलिस्तान, इस किस्म के एरिया के लिए तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे ये आपका उकाड़ा हो गया और फैसलाबाद हो गया, जहाँ पानी ईज़िली अवेलेबल है, वहाँ पर तो तरीका रिचार्ज ट्यूबवेल का ही है। इसलिए कि उधर पानी अवेलेबल नहीं है और यहाँ पानी अवेलेबल है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं एक किसान के तौर पर आपसे राब्ता करना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। मेरी ज़ाती फ़ायदा भी है, कौमी फ़ायदा भी ज़्यादा है। जो पॉन्ड्स मैंने बनाने हैं उसमें मच्छर ज़्यादा पैदा होंगे। अगरचे अल्लाह ताला ने उसका हल दिया है कि मैं वहाँ एज़ोला डाल दूँ, और जहाँ एज़ोला होगा वहाँ मच्छर नहीं होगा, और ये मुफ्त के अंदर मुझे प्रोटीन मिलेगी, मेरे जानवरों की खुराक होगी। चलें उसको छोड़ दें। कम से कम ये तो है ना कि मैं अपना हिस्सा अदा कर रहा हूँ। अब अगर कोई आपसे राब्ता करे और वो ये कहे कि जनाब मैं रिचार्ज ट्यूबवेल अपने एरिया में बनाना चाहता हूँ, क्या आपके पास कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जो आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं कि फलां एरिया के अंदर ये आदमी डिपेंडेबल हैं, हर चीज़ उनके पास है, सिर्फ आपने ऑर्डर देना है और वो जाकर जो लोएस्ट एलिवेशन की बड़ी प्यारी आपने बात कही है कि उस एरिया के अंदर जो सबसे छोटी, सबसे नीची जगह है, जहाँ अल्टीमेटली पानी ने आना ही आना है, जिस तरह हर आदमी ने अल्टीमेटली कब्रिस्तान में जाना ही जाना है, तो इसी तरीके से उस जगह का वो तयन करके वहाँ उसने
ये ट्यूबवेल बनाना है, तो ऐसे कोई आदमी है? जी बिल्कुल, मैं आपको इस हवाले से बता चलूँ कि क्योंकि जो मेरा इदारा है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसने काफ़ी सारी जगहों के ऊपर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पायलटिंग की है। उसमें पहले तो हमारा फ़ोकस था कि ये हम अर्बन जो फ्लडिंग है उसके इशू को मिटिगेट करने के लिए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के फ़ोकस के ऊपर जो है वो काम करें, और उसमें इस्लामाबाद के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट I8 कचनार पार्क के अंदर साइट डेवलप हुई है। तो वहाँ वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट इस वजह से साइट है कि वहाँ पे ना सिर्फ हमने नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की प्रमोशन के लिए वो साइट डेवलप की है, बल्कि उसके ऊपर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स लगाने का मकसद ये वाला है कि जैसे हमने वहाँ पे रेन गेज लगाई है ताकि हम बारिश को मैयर कर सके कितनी हुई वहाँ पे। फिर हमने रिचार्ज वेल के साथ फ्लो मीटर लगाया, हम देख सकें कि कितना पानी एक्चुअली उस रिचार्ज वेल के ज़रिए ज़ेरे ज़मीन जा रहा है। उसके बाद हमने वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन के लिए पीज़ोमीटर हमने ड्रिल किया और उसके अंदर CGD डाइवर्स हैं, सेंसर्स हैं, वो लगाए, और उससे हमें पता चला कि ये जो पानी ज़ेरे ज़मीन गया है उसका लेवल कितना बड़ा है, उसकी क्वालिटी पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, मतलब ख़राब हुई है या और बेहतर हुई है। जो कि हमने देखा, डाटा ने हमें बताया कि सपोर्ट किया कि वो उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर हुई है। क्योंकि कुदरती तौर पे जो ज़ेरे ज़मीन पानी होता है उसमें थोड़ा-सा नमकियात का लेवल ज़्यादा होता है, जैसे 300, 400, 500, 600 इस तरह से, जो TDS हम जिसको कहते हैं, और जो सरफेस वाटर होता है, जो रेन वाटर है, कैनाल वाटर है, तो वो ज़्यादा मीठा पानी होता है, उसमें ये इन साल्ट्स की, TDS की मिकदार काफ़ी कम होती है, मतलब 50, 100, 150, 200 इस तरह से। तो ये जब नेचुरली वो साफ़ पानी उसमें जाता है तो वो उसको और अच्छा बना देता है, उसकी क्वालिटी को और बेहतर कर देता है और मीठा बना देता है और सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब ये जो सारी हमने इंस्ट्रूमेंटेशन वहाँ पे की, इसका मकसद ये वाला था कि हम ये सारे साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट कर सकें, कितनी बारिश हुई, कितना रिचार्ज हुआ, और ओवरऑल ज़ेरे ज़मीन हमारा जो वाटर टेबल है उसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ा, ताकि हम इससे ये सारे अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करके हम जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग हैं, उनको ये कन्विंस कर सकें कि ये कितनी इफ़ादियत वाली ये टेक्नीक है, तरीक़ाकार है, कि जो ना सिर्फ़ कम लागत है इस पे, कम ख़र्च है, बल्कि इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को जब हमने वहाँ पे 2022 के अंदर ये साइट वहाँ पे हमने डेवलप की, तो वहाँ पे फिर हमने मुख्तलिफ़ लोगों के जो है, ना सिर्फ़ हमारे जो साफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको हमने वहाँ पे बुलाया, बल्कि जो हमारे शहरी हैं उनको हमने वहाँ पे मुख्तलिफ़ इवेंट्स में जो है वो दावत दी। इसके अलावा जो लोग पानी की मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं उनको बुलाया, जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको बुलाया, और इसी तरह से दीगर जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि इसको फर्दर इस तरह के जो सक्सेसफुल साइट्स हैं, तरीक़ाकार हैं, जो मॉडल्स हैं, जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और टेस्टेड हैं, उनको हम और प्रमोट करें और उनको अपस्केल करें। अच्छा, अब इससे इसका सर मैं 1 मिनट सिर्फ फर्दर उससे इम्पैक्ट क्या आया? इम्पैक्ट ये हुआ कि इससे ना सिर्फ कन्विंस हुए पॉलिसी मेकर्स और वाटर मैनेजमेंट के रिलेटेड डिपार्टमेंट, जैसे CDA है, वासा है, दीगर, तो CDA ने 100 रिचार्ज वेल बनाए इस्लामाबाद के अंदर अपने खर्चे से। और दूसरा, उन्होंने घरों के लेवल के ऊपर जो बिल्डिंग बायलॉज़ थे, उनके अंदर CDA बोर्ड ने तरमीम जो है वो एक पास की, जिसमें ये था कि 14 मरले या उससे बड़ा घर जो भी हैं, तो वहाँ पे ना सिर्फ़ ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए लाज़मी, बल्कि उसको ज़ेरे ज़मीन पानी को भी वहाँ पे रिचार्ज किया जाए। तो जहाँ से हम जितना भी पंप कर रहे हैं उसको होना चाहिए। अच्छा, इस तरह से दीगर सूबों के अंदर भी हमने मुख्तलिफ काम किया, और दीगर इदारों ने भी कुछ पायलटिंग की मुख्तलिफ डोनर्स की फंडिंग से। अब उसमें हुआ क्या कि एक हमारे पास जो है ना वो ट्रेन्ड मैन पावर जो है वो जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, वो भी अवेलेबल हो गए। ना सिर्फ टेक्निकली हमने लोगों को ट्रेनिंग भी इसकी दी, जो वाटर मैनेजमेंट के लोग थे, बल्कि ये जो वेंडर्स हैं, वो जब हमने डिफरेंट पायलटिंग की तो उसमें उन्होंने भी सीखा कि ये तो बड़ी जो है वो सिंपल चीज़ है,
कि इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। जैसे अगर घरों के स्केल पे करना है तो जस्ट परनालों को हमने आपस में कनेक्ट करना है, चैनलाइज करना है और आगे एक स्टोरेज टैंक हमने रख देना है, या ज़ेरे ज़मीन करना है तो एक रिचार्ज वेल ड्रिल करना है। इवन हम जो एग्जिस्टिंग पंपिंग वेल घर के अंदर है उसको भी थोड़ी सी फिल्ट्रेशन दे के तो रूफ टॉप वाला पानी आसानी के साथ उसी के अंदर कर सकते हैं। तो इसमें अगर उस हवाले से देखें टेक्निकली तो कोई बहुत ज़्यादा इसका डिज़ाइन कम्प्लेक्स नहीं है, टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व नहीं है और दूसरी तरफ इसका खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से अगर हम फार्मर के स्केल के ऊपर अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि वो जस्ट मतलब वो क्योंकि ड्रिलिंग इन्वॉल्व है मेनली, और ऑलरेडी लोकल स्केल के ऊपर जो ट्यूबवेल्स को ड्रिल करने के लिए हम वेंडर्स हायर करते हैं, जो लोग हायर करते हैं, तो उन्हीं को ही हमने करना है। तो इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड वेंडर्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो रिचार्ज वेल है वो सिंपली रिवर्स है पंपिंग वेल के, ठीक है, जो जो प्रोसेस है। लेकिन जो उसका डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट वही है जो हमारा पंपिंग वेल वाला है। तो इसलिए जस्ट हमने ड्रिल करना है और उसमें हमने केसिंग डालनी है और हमने जहाँ पे फिजिबल स्ट्रेटा है वहाँ पे हमने फ़िल्टर डाल देना है, ऊपर वाला हिस्सा ब्लाइंड होगा और उसके टॉप पे जो है जहाँ पे कलेक्शन होगी पानी की रिचार्ज वेल पे में जाने से पहले, जो मैंने कहा कि प्राइमरी फ़िल्ट्रेशन है, वो हमने थोड़ा-सा मैकेनिज़्म देना होता है कि वहाँ पे हम बोल्डर्स डालेंगे, हम थोड़ी सैंड डालेंगे ताकि पानी वहाँ पे उसमें से गुज़र के निथर जाए, जो उसके अंदर पत्ते आ रहे हैं, जो उसके अंदर कागज़ आ रहे हैं, जो उसके अंदर दीगर टहनियाँ आ रही हैं कोई उस लेवल पे जो हमारे सिस्टम के साथ आती हैं, तो उनको हम थोड़ा-सा जो है वो उससे सेपरेट भी करेंगे और जो उसके अंदर सिल्टेशन वग़ैरह है, वो भी वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो फ़िल्टर आउट हो जाएगी और बाकी फिर जो निथरा हुआ पानी है वो रिचार्ज वेल के ज़रिए चला जाएगा। वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने आज दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है। एक्चुअली आपके पास इल्म और तजुर्बा इतना ज़्यादा है और आपने दुनिया जहान के इतने चक्कर लगाए हैं, इसलिए कि कुल सीरू फिल अर्द, जितना आप जाएंगे आपकी एक्सपोजर ज़्यादा होगी। तो जो इल्म आपके पास है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो अभी मैं आपकी बात की तायीद करते हुए एक मिसाल दूंगा कि यहाँ लाहौर में हर साल जब बारिशें होती हैं तो एक वज़ीर आला गम बूट पहनकर नज़र आता था कि जी ये गड़ी शाहू में पानी खड़ा हो गया, वो आदमी वहाँ पहुँच गया। इस मरतबा आपको इस किस्म का कोई वज़ीर आला नज़र नहीं आया। वजह उसकी ये है कि एक बड़ा सक्सेस मॉडल गुलबर्ग के एरिया के अंदर उन्होंने बनाया है कि जिसने विद इन 2 आवर्स सारा का सारा पानी जो उस एरिया का था वो सारा का सारा उसने रिचार्ज कर दिया, पानी नीचे चला गया। तो मेरे किसान भाई जो हैं वो नीचे डॉक्टर साहब का टेलीफ़ोन नंबर चल रहा होगा। अगर आप में से कोई आदमी इस सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई चाहता है तो वो डॉक्टर साहब के दफ़्तर से भी रहनुमाई ले सकता है, डॉक्टर साहब से राब्ता भी कर सकता है। और डॉक्टर साहब का ये पहला प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी, आज के दिन हम सिर्फ़ ये चाहते थे कि फार्म लेवल के ऊपर पानी को हम किस तरह हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो छुपी हुई हकीकतें हैं और जो ये हमारा रोना है कि पानी कम होता जाएगा, अगली जंगें जो हैं पानी के ऊपर होंगी, हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि पानी हमारे पास ज़्यादा है या मिसमैनेजमेंट का मसला है या पानी ख़त्म होने वाला है। तो डॉक्टर साहब, मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी रहनुमाई की है, मैंने भी सीखा है, मेरे दोस्तों ने भी सीखा है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और खुश रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।